दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, डाटा डॉट डेजिग्नेशन, लेकिन ये उस वक्त ही चलेगा अगर जो कॉलम का नेम है वो प्रॉपर जिस तरह वेरिएबल डिफाइन होता है उस तरह डिफाइन हुआ हो, यानी उसके अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए। कॉल अब क्योंकि मैं यहाँ पर जब डिक्शनरी बना रहा हूँ तो मैं यहाँ कुछ भी नाम रख सकता हूँ ना, एज स्टूडेंट। तो अब इस तरह जो है मेरे पास ये क्या बन गया, एज स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पर अगर लिखूँ df डॉट नेम तो नेम आ जाएगा। इसी तरह मैं लिखूँ df एज, नहीं आ रहा ना, एग्रीगेट आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज उसके नाम में वहां पर क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है। तो अगर स्पेस होगा तो फिर मुझे मजबूरन यूं ही लिखना पड़ेगा, एज स्टूडेंट। ठीक है, स्पेस के साथ मुझे यूं ही लिखना पड़ेगा। या तो मैं कॉलम को रीनेम करूं, इसका स्पेस खत्म करूं, या फिर मैं इसको इस तरह पुकारूं, डॉट लगा के ये नहीं चलेगा। क्लियर है बात? तो कॉलम फैच करना, देन हमारे पास हमने कहा मल्टीपल कॉलम फैच करना है तो हम मास्किंग में लिस्ट ऑफ कॉलम्स, कौन लगा है, हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स जो है वो हम लिस्ट बना के उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक से ज्यादा कॉलम जो है वो फैच हो जाएंगे डेटा में से। ठीक है, फिर हमने कोशिश की कि हम क्या करें यहाँ पर भाई, जेंडर का कॉलम जो है वो ऐड कर दें। तो हमारे पास 18 जो है क्या है, डेटा हमारे पास रिकॉर्ड्स कितने हैं, 18 रिकॉर्ड्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू 18। तो इसका मतलब जेंडर भी अब मुझे कितने प्रोवाइड करने पड़ेंगे, 18 जेंडर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एंड अगर काउंट करें हम 18 जेंडर लिखे हुए हैं। एंड इस तरह मेरे पास क्या होगा, मेरे डाटा के अंदर एक जेंडर का कॉलम भी जो है वो ऐड हो गया। ठीक है, यानी कि मैं नई की बनाऊं और उसके अंदर नई वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड कर दूं। अगर यहाँ मैं पुरानी ही की प्रोवाइड करूंगा तो वो कॉलम क्या हो जाएगा, दूसरा वाला जो पहले से मौजूद है ओवरराइड हो जाएगा, राइट। हम्म, अच्छा। अब इन्होंने कहा भी कोई स्पेसिफिक डेजिग्नेशन है वो हमने जो है ना वो कैसे करनी है, तो करते हैं, अभी आएगी बारी उसकी। मैं नई नोटबुक बना लूं आज के लिए। तो क्या हम पांडास पढ़ रहे हैं, आज डेट क्या है, हाँ 23। ठीक है, और ये हमारी सेकंड पांडा की क्लास। दोबारा डाटा लोड कर लेते हैं, इंपोर्ट क्या लिखते हैं भाई, पांडास एज पीडी। ठीक है, पांडा इंपोर्ट किया हमने। फिर पीडी डॉट रीड, हमारी फाइल कौन सी है भाई, एक्सेल फाइल है। तो हमने यहाँ एक्सेल फाइल कोटेशन लिख के मैंने टैब प्रेस करूंगा और क्या नाम है, एम्प्लॉय। ये अब इस डाटा को हमने वापस, फॉर एग्जांपल मैंने डाटा फ्रेम के नाम से सेव कर दिया। ठीक है, अच्छा जो हम बातें पीछे कर चुके हैं अभी वो नहीं कर रहा हूं मैं। डीएफ जब मैं व्यू करता हूं तो ये मेरे पास रिकॉर्ड्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं कि हाँ एडिंग न्यू कॉलम, है ना। प्रीवियसली तो हमने देख लिया फैचिंग कॉलम की बात तो हो गई ना, एडिंग अ न्यू कॉलम
अब ये जो न्यू कॉलम ऐड करना है, ठीक है, ये किस 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 तरह से हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास एक ब्रॉडकास्टेड वैल्यू हो सकती है। अब आपको ब्रॉडकास्ट का मतलब भी मालूम है, ठीक है, ब्रॉडकास्टेड वैल्यू भी हो सकती है। अभी मैं ये करवाता हूं तो फिर पता चलेगा। एक हमारे पास हार्ड कोडेड वैल्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है, और हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यूज भी हो सकती हैं, उनसे भी फिल हो सकता है। अभी जो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं ये हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं भाई डाटा फ्रॉम डाटा। अपने मौजूद डाटा में ही से मजीद डाटा जनरेट किया जाए, कुछ वैल्यूज को ऐड सबट्रैक्ट किया जाए, कुछ कैलकुलेशन की जाए, ठीक है। अब ये डाटा फ्रॉम डाटा जो है ये कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या क्या काम कर सकता हूं। मैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू ये काम कर सकता हूं, ठीक है। मैं लैम्बडा फंक्शंस के थ्रू ये काम कर सकता हूं। मैं पाइथन फंक्शन के थ्रू ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैं लिख रहा हूँ इसी हियरार्की में ताकि हम आराम से जो है उसको स्टेप बाय स्टेप कर सकें। लाइक मेरे पास डाटा फ्रेम में अभी मैंने एक नया कॉलम ऐड करना है। इसके बारे में मैंने क्या बताया था कि भाई ये डबल हो गए, सीरियल नंबर का अलग कॉलम बन गया है और इंडेक्सेस जो हैं वो अलग चल रहे हैं। क्या आप करें इसका? उसके लिए हमने क्या कहा था भाई, इंडेक्स कॉलम के पैरामीटर में मैं बता दूंगा कि भाई सीरियल को आप क्या ले लें, इंडेक्स ले लें। तो सीरियल जो है वो एज अ इंडेक्स आ गया हमारे पास। नाउ एडिंग न्यू कॉलम, मैं यहाँ पर जो है एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ और उसमें एक वैल्यू जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। मसलन डाटा फ्रेम में मैंने कहा भी एक नया कॉलम ऐड कर दो, और चलो अगर मैं कहता हूँ भी जेंडर, ठीक है, और मैं ये एक वैल्यू जो है वही ब्रॉडकास्ट करने जा रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिख दिया भी मेल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब मेरे पास पूरे कॉलम में क्या ब्रॉडकास्ट हो गया, मेल ब्रॉडकास्ट हो गया। तो ये तो पहली बात हो गई कि मैं कोई एक ही वैल्यू ब्रॉडकास्टेड डाल सकता हूँ। कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है, कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है। दूसरी हमारी बात थी कि हार्ड कोडेड वैल्यूज, जिस तरह अभी हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में हार्ड कोडेड वैल्यूज खुद रखी। कहाँ रखी? ये रखी है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ भी इसको, इसका नाम देता हूँ जेंडर2। अब इसके अंदर ये मैं अपनी खुद से वैल्यूज क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, खुद से वैल्यूज लिख रहा हूँ। हार्ड कोडेड का मतलब ये होता है जो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड रख दी है, वो कहीं से जनरेट नहीं हुई है, किसी ने भेजी नहीं है, बल्कि हमने खुद उसका वेरिएबल क्रिएट करके वो वैल्यू रख दी। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड हार्ड कोडेड वैल्यू। तो जब मैंने ये जेंडर2 कर दिया, सॉरी डाटा में नहीं, डीएफ में, तो नाउ यू सी अब हमारे पास जेंडर1 ये ब्रॉडकास्टेड वैल्यू का है, ये हार्ड कोडेड वैल्यूज का है। देन हमारे पास मैंने कहा तीसरा तरीका है कैलकुलेटेड वैल्यू। क्या? अब कैलकुलेटेड वैल्यू कहां से कैलकुलेट होगी? डाटा में से ही डाटा जनरेट होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी अपनी तरफ से लॉजिक लगा रहा हूं, ठीक है, कि भाई एक काम करो, ऐसे तमाम लोग जिनकी तनख्वाहें 1 लाख से ज्यादा हैं उनको क्या करार दे दिया जाए, मेल करार दे दिया जाए, और बाकी सब लोगों को क्या कर दिया जाए, फीमेल करार दिया जाए। नाम तो है नहीं इसलिए कोई टेंशन नहीं, परेशान नहीं ठीक है, ऐसे ही लॉजिक ले रहा हूँ कि कैलकुलेटेड हो ना, कि ऑन सम क्राइटेरिया मैं एक नया डाटा जनरेट कर रहा हूँ, यूजिंग सम क्राइटेरिया मैं एक नया डाटा जनरेट कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ,
कि ठीक है कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, डाटा में से डाटा जनरेट होगा। पहला तरीका कौन सा है? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। हमने पढ़ा था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ना। तो अब मैं क्या करने लगा हूं, मैंने कहा भाई डीएफ क्या, हाँ कंडीशन ही तो कह रहा हूँ, क्राइटेरिया का मतलब कंडीशन ही है ना। जेंडर, इसको मैं कर देता हूँ जेंडर 3। जेंडर 3 मैंने यहाँ एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाई और मैंने यहाँ पर क्या लिखा भी, फॉर 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 सैलरी। सैलरी उठानी है ना मुझे, सैलरी उठानी है। कहां से उठानी है? डीएफ डॉट सैलरी। डीएफ डॉट सैलरी में जाओ और एक सैलरी लेकर आओ, वो लेकर आएगा फॉर लूप से। अब हमने क्राइटेरिया क्या रखा है यहाँ पर, वही वाली बात जो हम सीख के आए थे कि भाई वो क्या होगा, मेल होगा। कब मेल होगा? अगर जो आने वाली सैलरी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 100,000 है, ठीक है। एल्स, एल्स क्या होगा भाई, एल्स क्या होगी फीमेल। ठीक हो गया। अब वो एक एक रिकॉर्ड में जाएगा और उसकी सैलरी को उठाएगा, चेक करेगा, अगर सैलरी इतनी है तो मेल, वरना फीमेल। तो जी क्या जनरेट करेगा? हाँ अच्छा मैं बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, क्या हो गया अभी, इन रह गया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे डीएफ में कुछ लोग मेल हो गए और कुछ लोग जो है वो फीमेल हो गए, ठीक है। 2 लाख वाला मर्द का बच्चा है, बाकी सारे जो है वो। अच्छा क्या किया हमने, वी मेंशन सम लॉजिक और उसकी बुनियाद पे हमने अपने डाटा के अंदर जो है से एक और डाटा कॉलम जो है वो जनरेट कर लिया। अच्छा अब इन्होंने कहा भाई यहाँ पर क्या कह रहे थे, अच्छा ये कह रहे हैं इफ बाद में आना चाहिए था यहाँ। अच्छा जब हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था, आप थे क्लास में, थे नहीं थे? हाँ नहीं, मैंने उस दिन एक बात बताई थी कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में जो वैल्यू सिलेक्ट होगी, ये जनरेट होगी, वो यहाँ पे आएगी, ठीक है, वो यहाँ पे आएगी। अब वो कहाँ से जनरेट होगी, वो फॉर लूप से जनरेट होगी। फॉर लूप उसे कहीं से भी जनरेट करे, ठीक है। अब मैंने कहा भाई कि जो वैल्यू जनरेट हो रही है, क्या करो, उस वैल्यू को क्या कर दो भाई, स्क्वायर करके लिख दो। तो क्या जनरेट हो जाएगा भाई, वहां से जनरेट हुई वैल्यू उसने पीछे फेंका और पीछे क्या हो रहा है अभी, स्क्वायर हो रहा है। अच्छा फिर मैंने कहा नहीं, एक काम करो, सबका स्क्वायर नहीं करो, सिर्फ इवन नंबर का स्क्वायर करो। तो अब मैंने यहाँ पर क्या बोला अभी, यहां मैंने लिखा कि इफ इफ जो जनरेट हुई वैल्यू है वो क्या हो जाए, मॉडुलस उसका 2 के साथ क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब उसका स्क्वायर करना, ठीक है। वरना क्या करना, वरना कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब वो वैल्यू शामिल ही नहीं होगी। अब मैंने ये बात कही थी कि अगर इफ के साथ मुझे एल्स भी लगाना है तो मैं यहां पर क्या करूं, एल्स उसको ए ही रहने दूं, ठीक है। मैं इसको रन करता हूं, ये कहता है एरर है। बेसिकली जब इफ और एल्स कंबाइन करके लगाएंगे तो हम वो कहाँ लगाएंगे, फोर से पहले। क्या करेंगे भाई, फोर से पहले। तो ये बात थी, इसलिए हमने इफ और एल्स फोर के पीछे लगा दिया। ठीक हो गई बात। अच्छा एक, हाँ जी रिकॉर्डिंग ऑन,
उर्दू में एक चीज होती है उसको कहते हैं तकिया कलाम, है ना? क्या? हाँ, सवाल नहीं पूछ रहे, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, अच्छा हम क्या कह रहे थे? अच्छा, हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू डाटा, बैठ जाओ यार, आप खड़ा ना हो भाई, थक जाएगा फिर शाम में क्या करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, तीसरी बात कर रहा हूं, यूजिंग लैम्डा फंक्शन। अब लैम्डा फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शंस तो हमने पढ़े, पैरामीटर लेस फंक्शन होते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन होते हैं, हमारे पास लैम्डा फंक्शन भी होते हैं। ये लैम्डा फंक्शन क्या चीज होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। लैम्डा फंक्शंस, इनको हम इनलाइन फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, लैम्डा, इनलाइन और एनोनिमस, तीनों नाम इसके लिए आप कहीं लिखे पढ़े जाएंगे, सुनेंगे, तो तीनों का मतलब जो है वो एक ही। खास तौर पे जब हम डेटा में काम कर रहे होते हैं तो वी प्रीफर लैम्डा फंक्शन या लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी तकरीबन सिमिलर काम करते हैं। अब होता क्या है, देखो, होता यह है लैम्डा फंक्शन के अंदर कि हमारे पास एक और फंक्शन होता है बेसिकली, अप्लाई। क्या होता है? अप्लाई। ठीक है, एक फंक्शन होता है हमारे पास मैप। क्या होता है? मैप। मैं क्या करता हूं, पहले अप्लाई और मैप समझाता हूं। ठीक है, हाँ लगा जुगा नरोज भाई, रुको। दबाओ, अच्छी आनी चाहिए बस। सही, आ ले आ ले। ओके। अच्छा, अभी कोई टीवी वाले आ रहे हैं आप लोगों को इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए, तो सब कुछ सच से बता देना। हाँ, तो बेसिकली देखो क्या होता है, ये सुनो 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 सुनो, मेरे पास ना, ये वैसे काफी लेट आता है ये फंक्शन, हम पढ़ रहे होते हैं जब, लेकिन मैं पता नहीं यहाँ पर ही क्यों ले आया हूँ। अब बात हो रही तो शुरू कर देते हैं। देखो, अप्लाई जो है ना, ये बड़ा बड़ा ही कीमती फंक्शन है। ठीक है, अप्लाई, मैप, ये बड़े ही कीमती है। ऐसा होता है बाज औकात कि मैं डेटा में किसी वैल्यू के अगेंस्ट कोई वैल्यू प्लेस करना चाहता हूँ कि अगर इस कॉलम में ये वैल्यू हो तो भाई उस कॉलम में, जिस तरह मैंने अभी कहा ना, मेल फीमेल डाल दो, वही क्राइटेरिया बता दिया हमने। बट अगर हमारे पास कभी, सुनो सुनो भाई, अपने पास जो है क्या होता है, अभी मैंने ऑन सम क्राइटेरिया मैंने क्या किया, अभी इसको बता दिया। अच्छा, बाज दफा ऐसा होता है कि ये लिस्ट जो है ना बहुत लंबी होती है कि भाई ऐसा हो तो ऐसा करना है, ऐसा हो तो ऐसा करना है, ऐसा हो तो ऐसा करना है। तो अगर मैं ये चलाता रहूं लिस्ट कॉम्बिनेशन, ये फैल, तो ये फैल के बहुत लंबी हो जाएगी, अनमैनेजेबल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जैसे या हमारे पास लिखा है ना, मैनेजर, ऑफिसर, मैनेजर, ऑफिस बॉय, अकाउंटेंट, ऑफिसर, इंजीनियर, ये कितने लोग हैं। मैं काम कर रहा हूं अभी, आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा, बट मैं अभी एक काम कर रहा हूं सिर्फ अपने लिए कि भी डेजिग्नेशन, मेरे पास ये डेजिग्नेशन है, मैनेजर है, ऑफिसर है, ऑफिस बॉय, अकाउंटेंट और इंजीनियर। अब मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूं, वैसे ही बना रहा हूं, और जेन्युइनली इस डिक्शनरी का
जो है ना वैसे नहीं है। मैंने कहा एक डिक्शनरी मैंने क्रिएट की यहाँ पर। ये डिक्शनरी क्या कहती है, ये डिक्शनरी कहती है कि भाई जो मैनेजर होगा ना वो, इसको मैं कहता हूं वो कौन से फ्लोर पे बैठा होगा बिल्डिंग में। हमने कहा यार वो 10वें फ्लोर पे बैठा होगा ऐसे ही। और जो ऑफिसर होगा वो कौन से फ्लोर पे होगा, वो 4थे फ्लोर पे होगा। और जो ऑफिस बॉय होगा वो कहाँ होगा, ग्राउंड फ्लोर पे होगा। चलो ठीक है, ठीक है। और जो ऑफिस बॉय होगा वो 1st फ्लोर पे होगा। इसी तरह जो हमारे पास अकाउंटेंट होगा, स्पेलिंग सही होनी चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। अकाउंटेंट जो होगा वो कहाँ होगा भाई, वो बेसमेंट में बैठा होगा। और इंजीनियर साहब जो हैं वो कहाँ होंगे, 6th फ्लोर पे होंगे। अच्छा, ये मेरे पास ऐसी एक डिक्शनरी बनी हुई है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे डेटा में बहुत सैकड़ों इंजीनियर, सैकड़ों ऑफिसर और सैकड़ों हजारों लोगों का डाटा आ रहे हैं, और मुझे उन सबके आगे क्या लिखना है, मैनेजर के आगे उनका फ्लोर लिखना है, इसके आगे इसका फ्लोर लिखना है, इसके आगे इसका फ्लोर लिखना है। तो अब क्या करूं, वही क्राइटेरिया लगाता रहूं। तो मैं क्या करूंगा, देखो जरा इधर, मैं यहां पर करूंगा कि भाई डेटा फ्रेम डॉट डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन पे क्या अप्लाई कर दो, क्या अप्लाई कर दो, डिक्शनरी अप्लाई कर दो। तो वी विल सी कि हमारे पास जो है, आ जाओ भाई, क्या रह गया, कुछ रह गया, इंट ऑब्जेक्ट, इंट कहां से आ गया इसमें, कहीं इंटीजर आ रहा है। डेजिग्नेशन डॉट अप्लाई डिक्शनरी, कुछ रह गया है। लेट्स चेक अगेन, क्या कह रहा है, टाइप एरर, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, सॉरी मैंने इसको मैप कराना था, मैं अप्लाई करा रहा हूँ। ठीक है, मैपिंग करानी है बेसिकली। मैंने मैपिंग कराई तो देखो क्या हो गया, हर एक को फ्लोर आसान हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड करता हूँ। बेसिकली मैपिंग पढ़ रहे थे ना, मैंने यहाँ पे एक नया कॉलम असाइन कर दिया, फ्लोर, क्या, फ्लोर, ठीक है। एंड देन जब मैं अपने डाटा को अब देखता हूँ तो मेरे पास क्या है भाई, मैनेजर जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, ये भी मैनेजर कहाँ बैठा हुआ है, सारे मैनेजर कौन से फ्लोर पे, और सारे ऑफिसर कौन से फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे। समझ रहे हो बात। तो ये बड़ा काम का है, ये आपके लाखों रिकॉर्ड भी हो तो कोई मसला नहीं है, उसने वन गो में उस डिक्शनरी को क्या कर दिया, वैल्यूज के ऊपर मैप कर दिया आराम से। हाँ, अब अगर उसमें डिपार्टमेंट का भी क्राइटेरिया डालना है, ठीक है, डिपार्टमेंट का भी क्राइटेरिया डालना है, तो फिर हमें कंडीशनल जो है वो चलना पड़ेगा, ठीक है, कंडीशनल चलना पड़ेगा। और जिस तरह हमने मल्टीपल कंडीशंस को देखा था कि भाई, अभी नहीं देखा, कर लेंगे। चेंजिंग कर दे, हाँ किसमें, डिपार्टमेंट लगा की में, तो यहाँ कैसे ढूंढेगा भाई। ऐसा नहीं होगा। अभी इतनी बात समझ लें, अभी ये समझ में आ गया, सिंपल मैपिंग समझ में आ गई। अब क्या होता है देखो, हम ये मैप कर दिया ना हमने, इसी तरह हमारे पास जो है ना एक फंक्शन होता है अप्लाई फंक्शन। क्या होता है, अप्लाई फंक्शन। अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं भाई डीएफ डेजिग्नेशन, डीएफ डेजिग्नेशन, तुम क्या कर लो भाई, अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई कर दो, अप्लाई करने के लिए कोई ना कोई फंक्शन का नाम देना है मुझे। मैंने कोई ऐसा फंक्शन तो भी बनाया ही नहीं, तो मैं इसी ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन डिजाइन कर दूंगा, वो इनलाइन फंक्शन कहलाएगा।
पढ़ते हैं ना, इनलाइन का कॉन्सेप्ट है ना, HTML CSS में भी आप इनलाइन CSS लिख देते हैं। तो इनलाइन फंक्शन लिख दूंगा। अब वो इनलाइन फंक्शन क्या होगा, सी उसका नाम होगा क्या, लैम्डा। ठीक है, वो एनोनिमस फंक्शन होगा, हमेशा उसका नाम लैम्डा ही होगा, इसे कोई और नहीं कॉल कर सकता, सिर्फ ये उसी लाइन में खुद ही कॉल होगा, खुद ही खत्म हो जाएगा लैम्डा। अब हमने कहा भाई डेजिग्नेशन पे अप्लाई कर दो लैम्डा, और लैम्डा तुम्हारे पास एक्स आएगा। एक्स का मतलब है डेजिग्नेशन से उठ के वैल्यू कहां आएगी, एक्स के अंदर आएगी, कॉलन। ठीक है, कॉलन। अब क्या करना है एक्स के साथ, वो हम आगे डिफाइन करते हैं। तो हमने कहा यार एक काम करो, मेल होगा अगर एक्स किसके बराबर होगा, हमने कहा अगर एक्स जो है वो मैनेजर के बराबर होगा। ठीक है, एक्स अगर मैनेजर के बराबर हो तो मेल होगा, और भी अगर क्राइटेरिया लगाना है एल्स फीमेल होगा। ठीक है, अगर एक्स जो है वो किसके बराबर हो, किसके बराबर हो भाई, अकाउंटेंट पसंद है आपको, ठीक है, अकाउंटेंट के बराबर। बाकियों का क्या करें, अच्छा बाकी भी क्राइटेरिया में लिख सकता हूं, लेकिन टू कीप इट शॉर्ट मैं क्या कर रहा हूं, बाकी सब जो हैं उन सबको क्या कह देना, उन सबको कह देना भाई अदर। ठीक है, बाकी सबको क्या कह देना, अदर। अब जरा इसको रीड करो, देखो क्या बन गया मेरे पास, कि भाई डेजिग्नेशन से डेजिग्नेशन उठाओ, उस पर ये फंक्शन अप्लाई कर दो, ये फंक्शन अप्लाई कर दो, क्या कर दो, ये वाला फंक्शन अप्लाई कर दो। ये फंक्शन यही डिफाइन हुआ है, ये नेक्स्ट लाइन से कॉल नहीं हो सकता, यहां पर नहीं कॉल हो सकता, यहां कॉल नहीं हो सकता। ठीक है, यही इस सेल को एग्जीक्यूट करूंगा, यही कॉल होगा, यही खत्म हो जाएगा। लेट्स सी, मैंने इसको किया, इसने सबको दे दिया, मेल फीमेल अदर अदर, और मैं जो ये सीरीज आई है इसको मैं ऐड कर देता हूं, क्योंकि डीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास, कौन सा जेंडर है भैया, जेंडर 4, जेंडर 4 में एक नया कॉलम बना के डाल दो, तो यू सी कि हमारे पास ये एक और जेंडर का कॉलम मुख्तलिफ क्राइटेरिया पे जो है वो जनरेट हो गया। ठीक हो रहा है, तो अब यही काम मैंने ऊपर लिखा था कि एक तीसरा तरीका भी हमारे पास है कि मैं एक पाइथन फंक्शन लिख दूं। अगर मैं एक पाइथन फंक्शन लिखता तो मुझे क्या करना पड़ता भी, डेफ, यहां पर मैं कहता भी एक फंक्शन है दैट इज जेंडर असाइन, असाइन जेंडर है, जेंडर असाइन, इसके पास क्या आएगा, इसके पास आएगा डेजिग्नेशन। अगर डेजिग्नेशन पे फैसला कर रहे हैं तो मैं डिपार्टमेंट पे भी फैसला कर सकता हूँ, है ना, डिपार्टमेंट भी तो है, वैसे ही मतलब कोई लॉजिक नहीं है उसकी, बट इसके पास आएगा क्या, डिपार्टमेंट आएगा। ठीक है, अब क्या होगा भाई, अगर वही बात है, डिपार्टमेंट जो है वो किसके बराबर है, प्रोडक्शन के बराबर है। किसके बराबर है भाई, अगर डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन है तो क्या रिटर्न करना भाई, मेल रिटर्न करना। अच्छा, प्रोडक्शन वालों को मेल कह देते हैं, साथ साथ और मल्टीपल कंडीशन लगा देते हैं, डिपार्टमेंट प्रोडक्शन हो और क्या होगी, साथ साथ या फिर डिपार्टमेंट जो है वो क्या हो, कौन कौन से में वापस, आईटी भी है, चलो अगर डिपार्टमेंट आईटी भी हो, इन दोनों सूरतों में क्या हो जाए, दोनों सूरतों में क्या हो जाए, मेल हो जाए, और एल्स बाकी क्या रिटर्न कर देना। ठीक है, डिपार्टमेंट प्रोडक्शन हो या डिपार्टमेंट आईटी हो तो मेल, वरना फीमेल, ये रिटर्न कर देगा। अब ये फंक्शन बना हुआ, ये इनलाइन फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये एक इनलाइन फंक्शन नहीं है। अब मैं यहां पर यही काम करने जा रहा हूं, जरा गौर करना, यहां तक मैंने काम किया अभी, जेंडर 5 क्रिएट करो, डेजिग्नेशन पर नहीं, किस पे अप्लाई हो रहा है,
डिपार्टमेंट पे अप्लाई हो रहा है। क्या अप्लाई हो रहा है? जेंडर असाइन, बस सिर्फ फंक्शन का नाम दे देना है, फंक्शन कॉल नहीं करना है, सिर्फ उसका नाम बताना है। ठीक है, हम जल्दी में कॉलिंग वाला सेंटेंस लगा देते हैं, सिर्फ क्या करना है, उसका नाम बताना है। ये डिपार्टमेंट से एक एक डिपार्टमेंट उठाता रहेगा और वहां से रिटर्न लेता रहेगा और यहां पर जो है वो ऐड कर देगा। ठीक है, ज्यादा आसान। ज्यादा आसान का मसला नहीं होता, मसला ये होता है कि हम एक फ्लो में काम कर रहे होते हैं, सेल बाय सेल, सेल बाय सेल। वो फ्लो तोड़कर आप बाहर सेल से जाएं और एक फंक्शन लिखें, फिर आके उस फंक्शन को यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाएं, तो ये अजीब हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, कामयाब वो होता है खास तौर पे जुपिटर पे काम करने वाला और पांडास में काम करने वाला, जो अपनी सारी बात को जो उसने वहां एग्जीक्यूट करनी है वो एक ही लाइन में लिख डाले। एक ही लाइन बड़ा सा कोड लिखा हो जो सारे क्राइटेरिया उसके वहीं पर क्या हो गए हो, मैनेज हो गया। अगला बोले यार ये क्या किया। ठीक है, तो वो एक दफा मैं पढ़ रहा था, एक पाइथन में जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, पाइथन में कुछ भी हो सकता है। तो वो सीन ये था कि वो एक इंटरव्यू लिया, उसने एक बड़ा सा कोड दिया, उसने कहा तुम अगर तुम्हें वाकई पाइथन आती है ना तो ये 15 लाइनों का कोड जो है ना वो 3 लाइनों में लिख दो, तो मानो भाई तुम्हें पाइथन आती है। उसने कोशिश करके उसको 3 लाइनों में लिख दिया। अगला जब बंदा आया इंटरव्यू देने के लिए, उसने कहा भाई ये जो 3 लाइनों का कोड है इसे 1 लाइन में लिख दो। उसने वो 3 लाइनों का कोड 1 लाइन में लिख दिया, यानी वो 15 लाइन से सिमट के आ गई 1 लाइन में आ गई। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है पाइथन के अंदर, तो काम हो सकता है सारा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ यार इसको ऐसे ही करना है तो कुछ ना कुछ रास्ता उसका निकल आएगा। तो दिस इज, मुझे ये काम यहाँ पर असाइन करते 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 बाहर निकल के फंक्शन बनाना पड़ जाए, और वो फंक्शन भी ऐसा फंक्शन है जो दूसरों के किसी काम का नहीं है। मैंने जेंडर डेटा के अंदर एक बार ही असाइन करना है, ऐसा तो नहीं है इस फंक्शन को बना के किसी मॉड्यूल में रख दूं और किसी को जरूरत पड़ेगी तो यहां से ले लेगा, ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए कोशिश की कि यार ये काम यही होगा, यही खत्म हो जाएगा, नो नीड किसी और को इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी फंक्शन की, ना मुझे खुद को जरूरत पड़ेगी इसकी दोबारा। तो क्यों ना मैं अलग से फंक्शन बनाने के बजाय इन लाइन फंक्शन बनाऊं जो वहीं बने और वहीं खत्म हो जाए, अपना काम करे और डिसॉल्व हो जाए। क्लियर है बात? तो अब ये तो हमने बात सीख ली यहां पर कि हम किस तरह मल्टीपल तरह से कॉलम्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। कॉलम की बात इसलिए की है कि हम अभी पढ़ ही कॉलम कर रहे हैं, रॉ की बात ही नहीं कर रहे हैं कि हम कॉलम पे क्या क्या चीजें जो है वो हमारे पास हो सकती है। कॉलम डिलीट भी हो सकते हैं। ठीक है, पिछली दफा हमने लिखा था कि हम कॉलम में क्या कर सकते हैं, अभी फैच कर सकते हैं, सिंगल कॉलम, मल्टीपल कॉलम, एडिंग कॉलम में हमने सारे काम देख लिए। हम डिलीट भी कॉलम कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए अब सारे इतने सारे कॉलम हमने ऐड किए हैं, तो अभी मैं डायरेक्ट पांडास के मेथड्स पे नहीं जा रहा हूं डिलीट करने के लिए। मुझे सारे डिलीट करने कौन से वाले, अभी कोई इसमें है जो अपने सही तुक से बनाए हो? सारे जेंडर डिलीट कर दो, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या करना है, डिलीट डेटा फ्रेम जेंडर, एक साथ मल्टीपल डिलीट नहीं होते हैं। हाँ अच्छा, ये मैं बात कह रहा हूं, ट्राई करके देखिए, मैंने कहा ना पाइथन में कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं कह रहा हूं डिलीट कर दो डेटा फ्रेम में से जेंडर। पहले मल्टीपल चेक करता हूं मैं, इसको लिस्ट ऑफ कॉलम्स अगर दे दूं, जेंडर दे दिया और जेंडर 2 दे दिया और जेंडर 3 दे दिया, देन जेंडर 4 दे दिया, 4 ही है ना, 5 भी है भाई, हमने जेंडर 5 भी दे दिया। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। तो सारे कॉलम्स जो हैं हमारे पास, क्या ये मल्टीपल डिलीट करेगा? मेरा नहीं ख्याल के डिलीट करेगा, कर दे तो अच्छी मेहरबानी इसकी, नहीं कर रहा ना, इनवैलिड लिस्ट बना के भी दी तब भी नहीं कर रहा।
लेकिन अगर मैं मेथड्स की तरफ आऊंगा तो फिर मल्टीपल हो जाएंगे, लेकिन अभी मेथड्स में हम घुसे नहीं, इसलिए मैं उस बात को यहाँ नहीं कर रहा हूँ। वी विल गो वन बाय वन। अच्छा भाई, अब मैंने कहा भाई डिलीट जेंडर, फिर मैंने कहा डिलीट डीएफ। हाँ, किसके लिए? डिलीट के लिए हाँ बना सकते हैं फंक्शन। फिर कहता है क्या होगा, फिर हमें एक काम करना पड़ेगा। अच्छा पहले सिंगल बात सीख लो कि डिलीट पर मैंने डिलीट किया है, डिलीट हो जाएगा, एक डिलीट हो जाएगा हमारे पास। जेंडर जो है वो डिलीट हो गया, सिंगल वाला। अब 2 3 4 5 रह गए। अच्छा ये कह रहे हैं भी ऐसा काम करेंगे सारे डिलीट कर दूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है df डॉट कॉलम्स। क्या होती है? कॉलम्स। इससे मेरे पास मेरे जो कॉलम्स हैं वो सारे मुझे नजर आ जाते हैं। ये मेरे पास कॉलम्स हैं। तो मैं यहां पर एक काम कर सकता हूं, मैं यहां पे कर सकता हूं भाई कि फॉर कॉलम इन df कॉलम्स, ठीक है ना। मैंने क्या किया अभी, फॉर कॉलम इन df कॉलम्स, बल्कि अगर मैं लैम्डा अप्लाई करूं तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा, अभी छोड़ दो, लंबा हो जाएगा। बारी बारी अभी हम सिंगल सिंगल डिलीट कर रहे हैं, वैसे हम मल्टीपल डिलीट कर सकते हैं, वो मुझे मेथड्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने डिलीट किया, देन ये भी डिलीट किया, 2 भी डिलीट किया, देन 3 भी डिलीट किया, देन 4 एंड देन 5। ये सारे जो है ना हमने डिलीट करवा लिए। उन्होंने कहा वापस हमें ये दे दो। ठीक है, तो हमारे पास ये रह गया। तो याद रहेंगे मैप और अप्लाई। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब कॉलम की तो बात हो गई सारी, रॉ के लिए क्या करें। अच्छा सुनो भाई, जब मैं रॉ की बात करूंगा तो अल्टीमेटली उसके अंदर कॉलम जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लाइक अभी मैं कहता हूं कि भाई डीएफ किसी कॉलम का नाम देता हूं कि भाई डेजिग्नेशन वाला कॉलम चाहिए। ठीक है, डेजिग्नेशन वाला कॉलम आ जाता है, राइट। और मैं इसको स्लाइस भी दे दूं अगर, कि भाई डेजिग्नेशन से लेकर कहां तक का कॉलम ले आओ, एज तक ले आओ। ठीक है, डेजिग्नेशन से एज तक ले आओ। क्या कहेगा ये, क्यों डबल कोटेशन, उससे क्या होता है? हाँ, एज अ, वो तो फिर यही दो लेकर आएगा। मैं रेंज दे रहा हूं, रेंज यहां से यहां तक। अगर लिस्ट बना के दूंगा तो सिर्फ यही दो आएंगे। हाँ, अब ये होता है, अब यहां पर देखो क्या होगा, हमारे पास दो तरह से काम होता है। ठीक है, जब मुझे, मैं यहां पे लिख रहा हूं डीएफ, मैंने यहां बताया इसको डीएफ, एक काम करो, वही स्लाइस वाला कॉन्सेप्ट याद करो, रॉज और कॉलम वाला। अब मैंने कहा यार रॉज जो है वो एक काम करो 5 से लेकर 10 तक ले आओ, और कॉलम जो है वो ले आओ 2 से लेके, कॉलम 2 कौन सा है अभी, बल्कि 1 से लेके 1 2 3, 1 2 3, 1 से लेके 3 के बजाय मुझे क्या देना पड़ेगा, 4। 5 से 10 दिया है तो कहां तक रिकॉर्ड आएंगे, 9 तक रिकॉर्ड आएंगे। अच्छा, अब ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये चल ही नहीं रहा। ठीक है, जब
मैं रो और कॉलम की इकट्ठे बात करूंगा तो मुझे यहां पर एक इंटीमेट करना पड़ेगा इसको आई लॉक। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, अब जब मैं रो और कॉलम की इकट्ठे बात कर रहा हूं और उसको कुछ बता नहीं रहा हूं तो वो क्या करने जा रहा है, वो इनको एज अ लेबल ढूंढने जा रहा है। कैसे ढूंढने जा रहा है कि भाई रॉ में ढूंढो 5 से 10, रॉ में मिल जाएगा उसे 5 से 10, लेकिन ये 5 से 10 जो है ये इंडेक्स नहीं है, ये लेबल्स है जो हमने खुद सप्लाई किए हुए हैं ना। इंडेक्स तो बाय डिफॉल्ट चलता है, बाय डिफॉल्ट वाले तो हमने यूज ही नहीं किए, और यहां पर भी लेबल्स है, इंडेक्स तो है ही नहीं, उसके बिहाइंड है इंडेक्स। तो ये बाय डिफॉल्ट किस पे जाके ढूंढ रहा है, लेबल्स में जाके ढूंढ रहा है। लेबल में जाके क्यों ढूंढ रहा है भाई, वैसे तो हमने देखा था, सुनो भाई इधर क्या बातें कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट जो है ये लेबल, हम सीरीज में भी ये कर रहे थे, मैंने नंबर लिखा तो लेबल से ले आया, लेबल लिखा तो फिर भी ले आया सेम वैल्यू। यहां पर जब मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है, और यहां पर जब 1 4 लिख रहा हूं तो ये रॉ में तो इसको क्या समझ रहा है, चलो रॉ में तो ये बाय लेबल्स मिल गया, रॉ में क्या मिल गया, बाय लेबल मिल गया, लेकिन जब रॉ में बाय लेबल ढूंढेगा तो फिर कॉलम में भी किस में ढूंढेगा, बाय लेबल ही ढूंढेगा। अब यहां आ रहा है कंफ्लिक्ट। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम उसको कहते हैं कि भाई हम तुम्हें लेबल वाइज नहीं ढूंढवा रहे हैं, लेबल वहां कुछ भी लिखे हो, तुम चलो किसके ऊपर, डॉट आई लॉक, यानी इंटीजर लोकेशन, क्या कहते हैं इसको, आप किस पे चलेंगे, इंटीजर लोकेशन पे चलेंगे। तो अब जब हमने इसको इंटीजर लोकेशन कहा तो इसने क्या किया भाई, डाटा ले आया 6 से लेके 10 तक और 1 से लेके 4 तक। अब इंटीजर लोकेशन में 10 क्यों आ रहा है, एक्चुअली वो 9 है, ठीक है, वो उसका लेवल 10 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम ये प्रैक्टिस बना लें कि जब भी हमें क्या करना होगा, रॉज एंड कॉलम में काम करना होगा और हमारे पास मिक्स इंडेक्स चल रहे होंगे, हमें खुद भी उस वक्त अंदाजा नहीं होता, ध्यान ही नहीं दे रहे होते, तो हम डायरेक्ट किस पे काम करेंगे, नहीं लॉक कर सकते हैं, पहले सुन तो लो। हम यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, लॉक। लॉक में मैंने बोला 5 से 10 कॉमा और क्या बोला अभी, डिपार्टमेंट से कहां तक, एज तक। ठीक है, अब ये 5 to 10 को क्या समझेगा, उसकी इंटीजर वाली लोकेशन पे नहीं जाएगा, अब ये सामने नजर आने वाले लेबल्स वाइज सिलेक्ट करेगा, और यहां कॉलम में भी अब ये लेबल वाइज चलेगा, क्योंकि अब इसको इंटीमेट कर दिया है कि यू हैव टू गो अहेड विद, ठीक है, डिपार्टमेंट से एज तक, डिपार्टमेंट और एज साथ साथ देंगे, हाँ डेजिग्नेशन से दे जाता मुझे, डेजिग्नेशन से एज तक। ठीक है, देखो 5 से 10 ये पूरे आ गए, और डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, एज ये भी आ गए, लेवल में सब आ जाते हैं, कोई एक्सट्रीम वैल्यू रुकती नहीं है। समझ में आई, लॉक और आई लॉक वाली बात समझ में आई। ठीक है, अच्छा, तो अब जो तुम बात कर रहे थे भाई, मुझे कोई क्या है, कोई डेजिग्नेशन चेंज करना है किसी का, हाँ, तो अब मुझे ये लग रहा है कि भाई जो यहां पर कौन, अगर इंडेक्स वाइज चलूं कि भाई डीएफ रॉ नंबर 4 कॉलम नंबर 2 कहां मिलेगा हमें, रॉ नंबर 4 कॉलम नंबर 2, 0 1 2 3 4, और कॉलम नंबर 2 0 1 2 कहां मिल रहा है,
अकाउंट्स, मैं इस अकाउंट्स की वैल्यू को बदलना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इधर अकाउंट्स है, मैं कह रहा हूँ भाई इस लोकेशन पे क्या करो, आप क्या कर दो, HR कर दो। ठीक है, देखो हो गया, कहां पर हुआ है, इधर हो गया। तो हमने क्या लिखा, एक मैंने वहां पर उसे क्या नहीं बताया, आई लॉक नहीं बताया। चलो ठीक है, अब कहां पर आया, यहां पर आ गया। ठीक है, तो मैं रो और कॉलम के नंबर से क्या कर सकता हूं, उसको वहां पर वैल्यू जो है वो अपडेट कर सकता हूं। क्या ये वाला, नहीं नहीं ये गलत हो गया ना मुझसे थोड़ा सा, मैंने उसको एज अ, उसने उसको एज अ की समझ लिया और हार्ड कोडेड वैल्यू असाइन कर दी। खैर मैं इसको भी डिलीट मार देता हूँ, डिलीट क्या कर दो भाई, df। अब आप बोलेंगे यार ये कैसा कॉलम नेम है, हाँ क्या कहते हैं, ये कैसा कॉलम नेम बन गया था। देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, ये जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में कौन सी वैल्यू जो है वो की बन सकती है, और नंबर की बन सकता है, पॉसिबल नहीं है। क्यों, तो चेक करते हैं, डिक्शनरी, एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, राइट, एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं और उसके अंदर मैंने एक नंबर की बनाई और उसके आगे एक वैल्यू रख दी, कुछ भी नहीं, डिक्शनरी बन गई। ठीक है, मैं कह रहा हूं भाई बी डिक, तुम क्या किसकी वैल्यू दिखाओ, इसको आप कहें जो इंटीजर इसलिए बन गए, नहीं भाई स्ट्रिंग भी बना देता हूँ इसको तब भी बन जाएगी। अच्छा सवाल ये है कि कौन सी वैल्यूज यहां की बन सकती है, यूनिक वैल्यू। अब ये कैसे पता लगेगा वन यूनिक है, किसके अंदर यूनिक ढूंढेंगे, हर वो हर वो वैल्यू, हर वो टाइप डिक्शनरी की बन सकती है जो इम्यूटेबल है। क्या है, इम्यूटेबल, इम्यूटेबल है। ठीक है, तो इसीलिए ये टपल बन के क्या बन गया था, तो एक टपल भी जो है वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। ठीक है, मैं अगर यहां पर कोशिश करूं, इधर देखो, मैं कोशिश करूं मैं एक लिस्ट बना लूं, इस लिस्ट के अंदर मैंने लिख दिया 1 2 और इसको की एज अ की बनाया और इसके अंदर मैंने लिख दिया कि भाई 2,4, तो क्या ये बन जाएगा, कहता है अनहैशेबल टाइप लिस्ट। लेकिन अगर मैं इसको क्या कर दूं, टपल कर दूं, क्योंकि स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होता है, टपल भी इम्यूटेबल होता है। ठीक है, अब ये बन जाएगा, ये की है और इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इस वजह से वो वहां पर कॉलम जो है वो क्रिएट हो गया। खैर हम चलते हैं आगे। तो अब अगर मुझे डेटा के अंदर किसी पर्टिकुलर रॉ पे पहुंचना है, कोई पर्टिकुलर रॉ उठानी है, तो मैं क्या लिखूं, df df 15 लिख दूं, क्यों, अगर df 15 लिखूंगा तो क्या आएगा, की एरर 15, क्यों आ रहा है 15, हाँ ये कॉलम में ढूंढ रहा है उसको, किस में ढूंढ रहा है, अगर मुझे इसको बताना है कि मैं रॉ ढूंढ रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, क्या इंटीजर लोकेशन, नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा अभी, मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मैं कौन सी रॉ ढूंढ रहा हूं, 15 रॉ ढूंढ रहा हूं। ठीक है, और उसके सारे कॉलम्स की वैल्यूज ले आओ, 15th रॉ की सारे कॉलम की वैल्यूज ले आओ। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, अभी एरर क्यों आ रहा है, अभी मैंने बताया आप अपनी प्रैक्टिस बना ले कि आप क्या लगाएंगे यहां पर,
लॉक लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, लॉक क्योंकि लेवल पे चल रहा है तो 16 भी शामिल होगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, 15 से 15, ठीक है। तो 15th रॉ पूरी जो है वो हमारे पास क्या हो जाए। अच्छा, और अगर आई लॉग से करूं तो आई लॉग से काम आसान हो जाएगा। मैं कहूँ यार 15 से 16 रॉ ले आओ, तो कौन सी आएगी, 16 आ जाएगी, क्योंकि बेसिकली 15 जो है वो 16th इंडेक्स पर है, 15 जो है वो 16th इंडेक्स पर है, इसलिए जो है वो 16 रो आ रही है। और अगर पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो मुझे पता ही है, डायरेक्ट कॉलम का नाम लिखूंगा, कॉलम मेरे पास आ जाएगा। और मुझे एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ वैल्यूज निकालना है कि भाई 11 से लेके 15 तक के पूरे रिकॉर्ड्स आ जाएं, तो वो हम ऊपर अभी करके आए हैं। क्या करूंगा भाई, df डॉट आई लॉक या लॉक लगा दो, चलो ठीक है। असल में ये थोड़ी कंफ्यूजन इसलिए हो रही है कि हमारे पास सीरियल नंबर ऐड हो गए, अगर हम इसको हटा दें इंटीजर इंडेक्स लिखे हूं तो हमारा काम आसान हो जाए। कहां से कहां तक भाई लॉक लगाया मैंने, कहां से, 11 से लेकर 15 तक की रॉस और सारे कॉलम्स, ठीक है। और सारे नहीं चाहिए, कुछ पर्टिकुलर चाहिए हो। अब मैं कह रहा हूं 11 से लेके 15 तक की रॉज हो, सारे कॉलम ले आओ, ठीक है, सारे कॉलम ले आओ। इसी बात को मैं यूं कह रहा हूं कि भाई 11 से लेके 15 तक की रॉज हो, लेकिन सिर्फ एम्प्लॉय आईडी चाहिए, सैलरी चाहिए और कौन से फ्लोर पे बैठता है, ठीक है। क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, सैलरी चाहिए और कौन से फ्लोर पे बैठता है। अब क्या करूं, तो मैं यहां पर वही काम करूंगा, लिस्ट ऑफ कॉलम्स दे दूंगा। क्या दे दूंगा, लिस्ट ऑफ कॉलम्स दे दूंगा। एक लिस्ट में एक मेंबर, दूसरा क्या चाहिए, सैलरी, और तीसरा क्या चाहिए, फ्लोर। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां से आते कि रिकॉर्ड तो पूरे आएंगे, बट कॉलम्स कौन से सिलेक्ट होंगे, जो हमने मांगे हैं उन कॉलम्स में से डाटा फैच होके हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी बात है, ये हमें बार बार एनालिसिस करते वक्त जो है उनकी जरूरत पड़ती रहेगी। आपको आना चाहिए कि मुझे इस वैल्यू तक पहुंचना है, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैं किस तरह जो है ना उसको जो है लिखूंगा, ये आपने अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो रॉ में भी और कॉलम में भी अगर मुझे इस पूरे को, इतने सेक्शन को डिलीट भी करना हो तो क्या करूं, क्या डिलीट हो जाएगा। हाँ भाई, डिलीट से बाहर निकलते हैं, हम आते हैं अब काम की चीज के ऊपर। कुछ हमारे पास जो हमारा डाटा होता है उससे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने जो है वो, ये हमारा एक्चुअल में डाटा मौजूद है, ठीक है। जब हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है या हम डाटा जब लोड करते हैं तो हमारा पहला सवाल क्या होता है, डाटा से मुताल्लिक है, दिखता कैसा है और साइज कितना है। पहला सवाल ये होता है कि डाटा है कितना बड़ा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भी, हम कहते हैं भाई df डॉट शेप, क्या निकालते हैं उसकी शेप। आप पढ़ के आए नंपाई के अंदर काफी दफा, तो ये क्या करेगा, ये मुझे बता देगा भाई कि इसमें 18 रिकॉर्ड्स हैं और 6 कॉलम है। अच्छा, साइज अगर मैं यूज करूंगा तो साइज का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, यानी रॉज एंड कॉलम्स का मल्टीपल। तो अगर मैं साइज निकालूंगा तो 18 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। तो शेप हमें बताता है कि मेरे डाटा कितना ह्यूज है। अच्छा, ये एक सवाल हो गया। दूसरा इन्होंने कहा कि भाई अब मुझे ये देखना है कि ये दिखता कैसे है। तो हमारे पास एक बेसिक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं हेड करना। हेड बाय डिफॉल्ट जो है वो कितनी वैल्यूज दिखाता है, जितना भी बड़ा डाटा हो शुरू के 5 रिकॉर्ड दिखाता है। कितने रिकॉर्ड, 5 रिकॉर्ड। तो ये आपको इस तरह आपके पास एक डाटा का व्यू आ जाता है कि भाई ये इतने कॉलम है, ये चीजें, ये हमें। इसी तरह अगर आपको डर लग रहा हो कि नहीं आगे पता नहीं कुछ और ना आ गया हो, तो हम टेल भी निकाल लेते हैं, टेल भी आखिर के 5 रिकॉर्ड दिखा देती है, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूं भी
सैंपल करके निकाल दो 5 रिकॉर्ड, ये रैंडम उठा लेता है मुख्तलिफ जगहों से। तो हम इस तरह से पूरे डाटा को एक झलक देख लेते हैं, इधर से भी अंदर भी जाके कि यार ये किस तरह जो है हमें नजर आ रहा है। ठीक है, जब हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है तो वो यहाँ पर डॉट 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 लगा देता है, सारा डाटा नहीं विजुलाइज कराता। अच्छा, हम पांडास की सेटिंग में जाके उसको बता सकते हैं कि अगर मैं डाटा व्यू करूं तो कितने रिकॉर्ड्स शो कराना, ठीक है, और कितने कॉलम्स, पूरे कॉलम खोल के दिखाएगा, पूरे रिकॉर्ड्स खोल के दिखा देगा, उतनी तादाद में रिकॉर्ड आपको दिखा देगा। ठीक है, तो वो हम सेटिंग में जाके कर लेते हैं। लेकिन कमाल ये है, सुनो ये बात गौर से, कि अगर मेरे पास 5 लाख रिकॉर्ड है तो क्या मैं 5 लाख रिकॉर्ड व्यू करूं? तो भाई इसीलिए तो साइंसिस्ट पढ़ रहे हैं कि बगैर व्यू किए ही हम एनालाइज कर सके ना। इसीलिए तो स्टैटिस्टिक्स बनी हुई है कि पूरी पॉपुलेशन को नहीं देखना है, सैंपल पे काम करना है। इसीलिए तो बनी है ना। नमाज पढ़ के आए फिर, अच्छा नमाज पढ़ के आ रहे होंगे तो बाहर टीम खड़ी है, आपसे कुछ सवाल जवाब, क्या रीजन है भाई? हम वापस आते हैं इसके ऊपर, बाकी लोग भी आ गए, बेकी बातें कर रहे थे। अच्छा जी, तो हमने क्या कर लिया, अभी डाटा को हेड कर लिया, टेल कर लिया, सैंपल कर लिया, कुछ हमारे पास डाटा का लुक भी आ गया, शेप्स के बारे में हमें पता चल गया है। कुछ हमारे पास, जैसे मैं कहता हूं कि pdf डॉट numpy के अंदर भी हमारे पास जो है क्या था भाई, कंपोनेंट्स हम देख रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स के अंदर कॉलम्स आ रहे हैं और इंडेक्स के अंदर इंडेक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। और इंडेक्स का नाम जो है सारे सीरियल हमने रखा हुआ है, ठीक है। df डॉट वैल्यूज अगर करूं तो सारी वैल्यूज जो है हमारे पास numpy एरे में आती है। तो पूरा जो डाटा फ्रेम है वो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, डीकम्पोज कर दिया। अच्छा सवाल सुनो भाई, बातें नहीं करो। सवाल ये है कि डाटा रॉ फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो रॉ फॉर्म का मतलब क्या है भाई, किसी ना किसी फॉर्मेट में तो होगा ना, ऑर्गेनाइज तो होगा, कोई फॉर्मेटिंग तो होगी, ठीक है, जिस फॉर्मेट के अंदर वो होगा। अब मुख्तलिफ फॉर्मेट में रखते हैं, मतलब कोई भी डेलीमीटर हो सकता है, जैसे सीएसवी का डेलीमीटर कॉमा है ना, कि भाई जैसे कॉमा आएगा इसका मतलब वो वैल्यू, अगली वैल्यू शुरू हो गई। वहां डैश भी लगा हो सकता है, स्पेस सेपरेटेड भी हो सकता है, पाइप लगा हुआ हो सकता है दो वैल्यूज को सेपरेट करने में। तो कोई ना कोई तो वहां फॉर्मेट जो है वो होगा। तो वो हम लोड करते वक्त ना, लोड करते वक्त यहाँ पर क्या कर लेते हैं, उस डेलीमीटर को डिफाइन कर लेते हैं। pd डॉट, मैं अगर रीड कराऊं फॉर एग्जाम्पल CSV से रीड कराऊं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास डेलीमीटर डिफाइन है। अब आप उस फाइल के अंदर देख रहे हैं कि यार वहां तो सारा रिकॉर्ड जो है ना वो ऐसे ही लिखा हुआ है, जैसे अभी मैं यहाँ दिखाऊं, सी, ये नेट जरा मैं चला दूं, ये एक मेरे पास URL है जिस पर डाटा पड़ा हुआ है, मैं इस डाटा को फैच कर रहा हूँ। तो वो जैसन फॉर्मेट में भी हो सकता है, बाज़ दफ़ा हमें पार्स भी करना पड़ जाएगा। क्या नेट नहीं चल रहा है? चलो जब तक ये कनेक्ट हो जाए। तो हमने क्या कर लिया, पूरे हमारा जो फ्रेम था उसको डिकम्पोज कर लिया। कॉलम्स अलग है, इंडेक्स अलग है, वैल्यूज अलग कर दी है, ठीक है। हाँ हो गया, तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया। अब ये कैसा नजर आ रहा है मुझे, कॉमा सेपरेटेड नजर आ रहा है कि भाई ये कॉलम्स के नाम हो गए और वैल्यू भले कहीं तक भी चली जाए, बट
ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम यहाँ से शुरू हुआ, ये पहले कॉलम की वैल्यू। तो ये यहाँ डेलिमिटर कुछ भी हो सकता है, कॉमा भी हो सकता है, डैश भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है, तो इट डिपेंड्स। तो हम करेंगे ऐसे, उसको लोड करेंगे, टेबुलर फॉर्म में लेकर आएंगे ताकि हम उसके ऊपर कोई ना कोई जो है वो वर्किंग जो है वो कर सकें। अच्छा, अब इन केस मैंने सबसे पहले df डॉट कॉलम्स किया तो मेरे पास कॉलम्स की जो है वो लिस्ट मुझे नजर आ रही है। मुझे किसी कॉलम के नाम को चेंज करना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, df डॉट कॉलम्स की एक नई लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूं। एक ऑप्शन तो ये है मेरे पास। क्या किया मैंने, एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय आईडी है मैंने उसको emp लिख दिया इस तरह से। डेजिग्नेशन को मैंने कर दिया भाई शॉर्ट फॉर्म में डेजिग, डिपार्टमेंट को शॉर्ट फॉर्म में कर दिया dpt, ठीक है, एज को भी स्मॉल में कर दिया। ये ऐसा होता है जब आप डाटा लोड करते हैं तो आपको लगता है यार ये क्या मजाक किया हुआ कॉलम नेम्स के साथ, ठीक है, और मेरे पास एक कॉलम जो है वो फ्लोर का आ रहा है। तो इस तरह क्या होगा, ये वाले कॉलम्स रिप्लेस हो जाएंगे, नाम किससे रिप्लेस हो जाएंगे, इन नए नामों से रिप्लेस हो जाएंगे, लाइक दिस। आप देखें कि अभी क्या बन गए सारे। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, अगर मेरे पास मुझे सारे नाम नहीं चेंज करने बल्कि क्या करना है, कुछ पर्टिकुलर चेंज करने हैं, तो अब मैं क्या करता हूं, df डॉट री करके हम देखते हैं यहां पर, तो यहां एक फंक्शन है रीनेम, ठीक है, रीनेम। मैं इस फंक्शन के अंदर गया तो इसने मुझसे बोला भी क्या रीनेम करना है। मैंने कहा कॉलम रीनेम करने हैं, इंडेक्स रीनेम करना है, क्या रीनेम करना है, जी कॉलम्स को रीनेम करना है। तो यहाँ मैंने बताया कि भाई कॉलम्स को रीनेम कर दो। किससे रीनेम कर दो, यहाँ मैं एक डिक्शनरी प्रोवाइड करूंगा और ये बताऊंगा कि भाई जो स्मॉल में एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है सिर्फ इसको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है आईडी से, और भी जो जो बीच बीच में से करने हैं वो उसकी की वैल्यू बना के दे, तो सिर्फ वही वाले हिट होंगे। ये लंबा काम नहीं करना पड़ेगा कि मुझे सारे प्रोवाइड करने पड़ जाए। अच्छा, अब यहाँ एक बात और है, ये मैंने इसको किया और ये मेरे पास क्या हो गया, आईडी हो गया। सब जरा तवज्जो इधर देना, मैंने इंसर्ट किया दोबारा df, तो मेरे पास ये वही वाला नजर आ रहा है। यहां मैंने चेंज किया, ठीक है, वो मुझे चेंज यहाँ रिफ्लेक्ट तो हो रहा है, बट जब मैं इसको दोबारा से लोड कर रहा हूं ये चेंज मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा। वजह क्या है, हाँ हाँ, अब बेसिकली क्या मसला होता है कि जो भी मैं चेंज करता हूं, तो अगर अगर मैंने कोई चेंज किया, कोई चीज ट्रांसफॉर्म की और जैसे ही उसको एग्जीक्यूट किया एंड दैट डिस्प्लेज द रिजल्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की है, ये जो मैंने चेंज अप्लाई किया है, ये इन मेमोरी चेंज नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ, इन मेमोरी नहीं हुआ है, ये सिर्फ शो करा रहा है कि ये कॉपी बना लो आप इसकी, ठीक है, इन मेमोरी नहीं हुआ है। इस वजह से जब मैं मेमोरी से दोबारा मंगाता हूं डीएफ को तो वो मुझे पुराना वाला ही लेकर आता है। अगर मुझे इन मेमोरी चेंज करना है तो मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं इसको रीसेव करा दूं, तो वो मेमोरी में क्या हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हमने कहा हम वन लाइनर काम करने की कोशिश करते हैं। वन लाइनर हमारे पास जब कभी भी मुझे उसको एडिशनली बताना होगा कि भाई ये चेंज क्या कर दो, इन मेमोरी इंप्लीमेंट कर दो, तो वी विल यूज अ वर्ड। बाज जगह पर इन मेमोरी होता है, बाज जगह पर इन प्लेस होता है। क्या, इन प्लेस, वी विल हैव अ पैरामीटर हियर इन प्लेस, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इन प्लेस जो है वो कितना है भाई, फॉल्स है, इसीलिए ये इन मेमोरी नहीं हो रहा है।
तो मैं इस इन प्लेस को क्या कर दूं, ट्रू कर दूं, तो यू विल सी कि अभी आउटपुट भी नहीं दिखाएगा मुझे, अब ये आउटपुट नहीं दिखाएगा। मैंने शुरू में ही कहा अगर आउटपुट नजर आ रहा है तो इट मींस कि वो इन मेमोरी नहीं हो रहा है। जैसे मैंने किया यू सी कि इसका आउटपुट जो है अब नहीं आ रहा, और अब मैं इसको दोबारा जाके खुद चेक करूंगा तो इन मेमोरी जो है वो ये आईडी बन गया। क्लियर है बात? अच्छा, ये तो हो गया है कॉलम में हम रीनेमिंग जो है वो कर सकते हैं। नाउ मेरे पास डीएफ, अब मैं डिटेल्ड नॉलेज जो है वो डेटा फ्रेम की देखना चाहता हूं कि मुझे नजर आए। तो मेरे पास एक फंक्शन है इन्फो, शॉर्ट फॉर्म है इंफॉर्मेशन की। जब मैं इसको इंफॉर्मेशन करता हूं तो वी हैव डिटेल्ड लुक। ये डिटेल्ड लुक मुझे क्या दिखा रहा है कि भाई इंडेक्स में कितनी एंट्रीज आ रही हैं, 1 से लेके 18 तक। टोटल कॉलम्स हैं 6। कॉलम के नाम ये हैं। पहला कॉलम है आईडी, उसमें क्या कह रहा है वो 18 नॉन नल वैल्यूज है। नॉन नल का मतलब क्या है कि वो नल नहीं है, यानी वो खाली नहीं है। इसको मैं यूं रीड करता हूं कि 18 वैल्यू हैं, तो टोटल भी 18 है और 18 है, इसका मतलब आईडी में कोई वैल्यू गायब, इसमें भी कोई वैल्यू गायब नहीं है। इसमें कितनी वैल्यू गायब है, इसमें कितनी वैल्यू गायब है, इसमें कितनी, इसमें पूरी पूरी है। अच्छा, जो आईडी है उसकी डेटा टाइप क्या है, उस कॉलम की इंटीजर है, और जो डेजिग्नेशन है उसकी डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग। ठीक है, डिपार्टमेंट का भी ठीक है, एज फ्लोटिंग पॉइंट में है, सैलरी फ्लोटिंग में है, फ्लोर कौन सा है ये भी इंटीजर नंबर है। इसने कहता है कि इस डेटा में 2 कॉलम्स फ्लॉट के हैं, 2 इंटीजर के हैं, 2 ऑब्जेक्ट के हैं, टोटल मेमोरी इसने इतनी ली हुई है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आउटपुट आया है, इससे हम आसानी से देख सकते हैं कि हमारे क्वालिटी ऑफ डेटा जो है वो क्या है। अगर यहाँ बहुत सारे गड़बड़ नजर आ रही है और मैं देख रहा हूँ कि यार एज जो है ना वो भी ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ आ रहा है, सैलरी भी जो है ना ऑब्जेक्ट टाइप के भी मसले हैं, और डेटा भी काफी सारा गायब है, तो हम गैस करते हैं, गेज करते हैं कि हमारा डाटा क्वालिटी जो है वो कैसा है, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी डाटा के ऊपर सही करने के लिए। ठीक है, खैर ये बड़ा अच्छा डाटा है, तो इन्फो का मेथड बड़ा काम का है। देन हमारे पास एक मेथड है डिस्क्राइब। ठीक है, ये डिस्क्राइब मेथड जो है ये हमारे डाटा की जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसको शो कर देता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स शो कर देता है लाइक दिस। क्या कहता है, और इसने कौन कौन से कॉलम उठाए, सारे न्यूमेरिक वैल्यूज के कॉलम उठाए। ठीक है, अगर मुझे सारे कॉलम चाहिए तो मैं यहां पर एक पैरामीटर है इंक्लूड ऑल, तो मैं इसको सारे पैरामीटर्स कह दूंगा कि सारे कॉलम्स जो हैं वो उठा लो। अच्छा, अभी मैं बगैर इंक्लूड के चल रहा हूं। ठीक है, समझो भाई समझो, बातें नहीं करो। ये क्या बता रहा है मुझे, ये मुझे बता रहा है कि भाई आईडी के कॉलम में नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है और आईडी के कॉलम का मीन कितना है। अब ये गड़बड़ है, आईडी जो है, आईडी कैसी वैल्यू होनी चाहिए, यूनिक और हाँ नहीं, देखो हम थोड़ा सा तस्करा कर लेते हैं, ये सेक्शन हमारा दूसरा है, हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे पास जो डाटा होता है ना, हमारे पास जो डाटा होता है वो कितने किस्म का होगा, 4। 2 कौन कौन से, हमारे पास एक क्वालिटेटिव, असल में हाँ वो सही कह रहे हैं होता है, लेकिन ये देखना होता है कि हम किस
किस के थ्रू डेटा को क्लासिफाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा जो है वो कैसा डेटा होता है, उसमें ज्यादातर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स या स्ट्रिंग्स होते हैं। ठीक है, जैसे हाँ, जैसे नेम, फादर नेम। ठीक है, इस तरह का सारा डेटा क्या होता है हमारे पास। जैसे हमारे पास डेजिग्नेशन का कॉलम है, जैसे हमारे पास डिपार्टमेंट का कॉलम है, ये सारा डेटा कैसा है, क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव डेटा कैसा होता है, न्यूमेरिक डेटा होता है। लेकिन ये न्यूमेरिक डेटा के अंदर भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास, चलो डिस्क्रीट कंटिन्यूअस से बात कर लेते हैं, वो भी एक तरह से डेटा को देखने का तरीका है। एक हमारे पास होता है नॉमिनल और दूसरा हमारे पास होता है ऑर्डिनल। क्या होता है, नॉमिनल और ऑर्डिनल। ठीक है, अच्छा, जो क्वांटिटेटिव ऑर्डिनल डेटा होता है वो दो तरह का हमारे पास होता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं, और जिनके पास हमारे पास क्या होती हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वैल्यूज। कंटिन्यूअस वैल्यूज क्या होती हैं, चल रही होती है। हाँ हाँ, कंटिन्यूअस वैल्यूज क्या होती है, जो पॉइंट में वैल्यू होती है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, डिस्क्रीट वैल्यू कैसी होती है, डेटा में गैप नहीं होता। डिस्क्रीट ये वैल्यू जो बदलती है। अच्छा, इन्होंने कहा जो होल नंबर वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, और जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं वो कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं। अच्छा, ये ठीक है, किसी हद तक हम इसको कह लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई एक बंदे का वेट जो है, सुनना जरा, एक बंदे का वेट 50.727 kg है, तो ये कैसी वैल्यू है, कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट, ये कंटिन्यूअस वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब वेट जो होता है वो कैसी वैल्यू होता है, कैसा वेरिएबल होता है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अच्छा, हम बाई डेफिनेशन जो हमने अभी पढ़ी है, क्या है भाई, जो हमारी डेसिमल वैल्यूज होती हैं वो कैसी वैल्यूज होती हैं, कंटिन्यूअस वैल्यूज होती है। अच्छा, उसी के बराबर में दूसरा बंदा बैठा हुआ जिसका वेट एग्जैक्टली 50 किलो है। अभी तो वेट जो है वो कंटिन्यूअस वैल्यू था, अब वेट जो है वो कैसा वैल्यू, समझ रहे हो, तो अब हमारी डेफिनेशन में कहाँ आएगा वो, हाँ हाँ, बेसिकली बेसिकली हम जल्दी से तो ये कर लेते हैं, हमारा काम भी निकल जाता है, लेकिन कभी कभी फंस जाते हैं। बेसिकली हम देखते हैं उस वेरिएबल को, समझो जरा बात को, उस वेरिएबल को देखते हैं जिसकी वो वैल्यू है, और पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं कि इसके अंदर होल नंबर आ सकता है या इसके अंदर कंटिन्यूअस नंबर आ सकता है। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं कहूं कि भाई क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसी वैल्यू है,
डिस्क्रीट है, ये तो 8.5 पौने 9 नहीं हो सकते ना, तुम्हारे बहन भाई 3-4 ही होंगे, 3.25 4.5 तो नहीं होंगे। तो ये अब कैसी वैल्यू है, ये डिस्क्रीट ही हो सकती है, ठीक है। लेकिन हाइट और वेट जो है, अब ये क्या हो सकता है, ये कंटिन्यूअस वैल्यू हो सकती है। इसको कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं, इसको समझ लो आज। बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज इन बिटवीन दी टू वैल्यूज। अगर मैं कह रहा हूं एक बंदे का वेट 50 किलो है और 51 किलो होने में उस दरमियान में इनफाइनाइट नंबर हैं जो वेट हो सकता है उसका। 50 से अगर मैं कह रहा हूं 60 किलो के दरमियान इसका वेट है, तो देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज कि भाई 50.1 हो, 50.01 हो, 50.0001 कितने होंगे। तो ऐसी वैल्यू क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। और डिस्क्रीट वैल्यू कैसी होती है, जो होल टू होल चल रही हो, ठीक है। उसके अंदर उस वैल्यू पर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं हो कि भाई वो होल नंबर ही रहेगी, ठीक है। आमतौर पे इसको समझने के लिए एक अच्छी डेफिनेशन ये होती है, वो सारी क्वांटिटीज जिनको हम काउंट करते हैं वो डिस्क्रीट होती हैं, और जिनको मेजर करते हैं वो कंटिन्यूअस होती है। डिस्टेंस मेजर किया जाता है, वेट नापा जाता है, हाइट नापी जाती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट किए जाते हैं, नंबर ऑफ रूम्स काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो जो भी आप डेफिनेशन लें, आपके जहन में होना चाहिए कि टाइप ऑफ वेरिएबल क्या है, इसके अंदर पॉसिबिलिटी कौन सी आने की, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इसकी इस वेरिएबल के अंदर ऐसा नहीं देखें कि वेट के अंदर 50 लिखा हुआ है, 50 तो डिस्क्रीट वैल्यू है, तो इसका मतलब वेट जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया। नहीं भाई, वेट के अंदर 50.5 भी तो आ सकता है ना। लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो वहां पर आपको डेसिमल वैल्यू आने का चांस ही नहीं है। भाई ऐसे ही बोलते चले जाओ, यहाँ आके बटन दबाई उसने प्लग बंद कर दिया हमारा। अच्छा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वाली तो बात हो गई। ये ऑर्डिनल वैल्यूज होती है जिनको हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। नॉमिनल वैल्यूज कैसी होती हैं, चलो ठीक है बाद में बात करेंगे, इतनी आवाज नहीं है।